गाइस होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास की ईवीएस की बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ओके, तो देखिए हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह हमारी जो पृथ्वी है वो चेंज होती है, किस तरह उसमें परिवर्तन आते हैं, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। स्थल मंडल जो है वो अनेक प्लेटों में डिवाइड है, ठीक है, जिन्हें कि हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट जो है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं और ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण होता है। ये वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, ठीक है। ज्वालामुखी, ये जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में डिवाइड है। इसका मतलब ये है जैसे कि अब कहीं पर जो है आप मैप देखना और मैप में आप पृथ्वी को देखना किस तरह, मतलब ये नहीं है कुछ जगह पर स्थल मंडल है, फिर उसके बाद थोड़ा सा जल मंडल आ गया, फिर स्थल मंडल आ गया। इस तरह से बहुत सारी जगह जो है, कहीं पर भूमि है, कहीं पर वाटर है। तो जो भूमि वाला एरिया है वो उसे हम प्लेट कह रहे हैं, ठीक है, उसे प्लेट कहा गया है। और वही जो स्थल मंडल है ना, जो भूमि वाला एरिया, वो कई प्लेट्स में डिवाइड है। बहुत सारी जगह पर छोटे छोटे टुकड़ों में भूमि फैली हुई है, ठीक है। तो देखिए ज्वालामुखी क्या होता है, प्लेटें जो हैं वो हमेशा गति करती रहती हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर चेंज होता है, जो कि बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। पृथ्वी के अंदर जो है कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ फोर्सेस लगते हैं पृथ्वी के अंदर से, और जिसकी वजह से बाहर क्या निकलती है, ज्वालामुखी, ठीक है। और उसकी वजह से जो है सब कुछ चेंज होता है, तो उसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं। जो कि अंदर से लगता है बल, उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे हम बहिर्जनिक बल कहते हैं, ठीक है। अब अंतर्जनित जो बल हैं वो कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी वो धीमी गति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। भूकंप और ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब कभी भी आपने सुना होगा भूकंप आ गया बहुत तेज़, या फिर कहीं ज्वालामुखी फटी है, उसकी वजह होती है आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के अंदर से जो फोर्स लगता है उसकी वजह से ऐसा होता है। आकस्मिक होता है तेज़ गति और धीमी गति, ठीक है। तो धीमी गति अलग है, लेकिन यहाँ तेज़ गति से जो चेंज आ रहा है, तेज़ गति से जो फोर्स लगा अंदर से पृथ्वी के अंदर से, तो उससे उसके बाद जो चेंज आया वो क्या आया कि पृथ्वी पर भूकंप आया, ठीक है, वहाँ पर ज्वालामुखी फटी। ये वजह हो सकती है तेज़ गति से फोर्स होने की। तो देखिए भूपर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, ठीक है। पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं मतलब ज्वालामुखी निकलती है। तो ज्वालामुखी में क्या होता है, जैसे पृथ्वी के अंदर से फोर्स आएगा, आकस्मिक गति के कारण जो फोर्स आएगा, और उस फोर्स की वजह से अंदर से लावा निकलेगा और ज्वालामुखी उत्पन्न होगी, और पृथ्वी क्या करेगी, भूमि जो है भूमि को फाड़ कर, ठीक है, फिर उसके अंदर से जो है लावा निकलता है, उसे ही ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। तो भूकंप क्या है, स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, ठीक है। तो अभी जो हमने बताया कि किस तरह भूपर पट्टी मतलब अंदर से जो लावा निकला, ठीक है, भूमि को फाड़ कर, वो तो उसे कहा गया है ज्वालामुखी। और भूकंप कैसे होता है, तो देखिए स्थल मंडलीय जो प्लेट हैं, अभी जो मैंने आपको बताया कि क्या होती हैं स्थल मंडलीय प्लेट्स, ठीक है। तो स्थल मंडलीय प्लेट की गति के कारण प्लेट के गति करने पर पृथ्वी की जो सतह है वो कंपन होती है, हिलती डुलती है।
जिसकी वजह से लगता है कि भूकंप आ रहा है। ठीक है, हालांकि कई बार ये बहुत तेज़ी से भी होता है, और वैसे तो आज तक मैंने स्लोली बहुत मतलब महसूस किया है। ठीक है, तो यह कंपन जो है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और इसे हम भूकंप कहते हैं। उद्गम केंद्र क्या होता है? तो भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ पर कंपन शुरू होता है, उस जगह को उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, अधिक केंद्र क्या होता है? तो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, भूपर पट्टी के नीचे जो स्थान जहाँ से कंपन शुरू हुआ उसे तो कहा गया है उद्गम केंद्र, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम जो स्थान है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, जैसे पी तरंगें जिसे हम अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं, एस तरंगें एस वेव्स जिसे अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं, और एल वेव्स वो होती हैं जिसे पृष्ठीय तरंगें कहते हैं। ठीक है, पी से अनुदैर्ध्य, एस तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें, और एल तरंगें जो हैं वो पृष्ठीय तरंगें हैं। ठीक है, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंपीय तरंगें कहते हैं। भूकंप जो है वो तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप कैसे मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, जिससे भूकंप मापा जाता है कि कितनी तेज़ी से भूकंप आया। ठीक है, और भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। जहाँ पर भूकंपों की स्टडी होती है, जिसमें भूकंपों की स्टडी होती है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता को मापने का जो मात्रक है, जिससे मतलब मापा जाता है, जो यंत्र है वो है रिक्टर स्केल। ठीक है, मुख्य स्थलाकृतियाँ पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, वायु और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपरदन कहते हैं। ठीक है, जल, वायु और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाला जो भी क्षय होता है, हानि, ठीक है, तो उसे हम अपरदन कहते हैं। और वायु जल जो है अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। नदी क्या है? तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। और जैसे कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी 2 नदियां हैं जो कि जहाँ पर समुद्र में गिरती हैं, जहाँ से वो समुद्र में गिरती हैं वो एरिया आई थिंक सुंदरबन डेल्टा वहाँ पर वो बनाती हैं। ठीक है, तो वो जो डेल्टा है उसे ही जलप्रपात कहा गया है, वो जलप्रपात बनाती है। ठीक है, जब नदी मैदानों क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिसे विसर्प कहते हैं। कभी भी आपने नदी को देखा होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलती है, वो ना सर्पिलाकार जैसे सर्प चलता है ना, उस तरह से वो चलती है। ठीक है, मोड़दार तरीके से। तो इसके बाद जो विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। ठीक है, समय के साथ विसर्प लूप से नदी से कट एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। मतलब
जैसे नदी चलती है, ठीक है, सर्पीलाकार अवस्था में, तो वहीं से जो है एक झील का निर्माण भी करती है वो कहीं कहीं पर, ठीक है। तो उसे हम चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जिससे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाय द वे, जो जो नदी ने अपना रास्ता बनाया, ठीक है, तो अगर वो नदी उस रास्ते से बाहर निकलकर बहने लगे, मतलब इतनी तेज़ नदी बह रही है कि उसका जो पानी है उस जो नदी वाला रास्ता था उसे उससे भी ऊपर जाकर किसी एरिया में, पास वाले एरिया में जहाँ पर या फिर कोई गांव बसता होगा वहाँ पर चली गई, तो वो जो है बाढ़ का रूप ले लेगी। उसे ही कहते हैं कि बाढ़ आ जाती है, मतलब बाढ़ आ गई। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, ठीक है। तटबंध यानी कि बांध, कहते हैं ना नदी के पास बांध बनाया गया है। एक्चुअल में वो बांध क्या होता है, जो नदी के उत्थित, उत्थित मतलब होता है ऊंचाई पर उठा हुआ जो एरिया होता है ना, जो नदी के पानी को रोकने का काम करता है ताकि वो किसी पास वाले एरिया में ना आ जाए और नदी के रास्ते से ही बहती रहे। तो वो जो ऊपर वाला एरिया होता है ऊंचाई वाला, उसे तटबंध कहा गया है। और उसके बाद है नदी जो है वो अमल धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। नदी अपने साथ मलबे का निक्षेपण करती हुई मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। और समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। तो देखिए, समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें जो हैं वो लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दरार विकसित हो जाती है। मतलब उनमें जो, क्योंकि वो लगातार शैलों से टकराती हैं तो उसकी वजह से उसमें दरार उत्पन्न होती है, ठीक है, और वो विकसित होती चली जाती है, बड़ी होती जाती है। समय के साथ वो बड़ी भी हो जाती है और फिर चौड़ी भी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे कि तटीय मेहराब बनते हैं, ठीक है। तो लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, जिससे केवल दीवारें बचती हैं, जिसे स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटों को भी समुद्र भृगु कहते हैं, ठीक है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊपर उठे हुए जो ऊंचे तट होते हैं ना, जैसे जैसे इंडिया में जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है, समुद्र में है, ठीक है। ये हमारा जो है इंडिया का केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, समुद्र जल के बीच में, ठीक है। और ये ऊंचा तट है जहाँ पर एक द्वीप बना दिया गया। और जैसे अंडमान निकोबार है वो भी समुद्र के बीचों बीच पड़ता है। तो इस तरह जो छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं वो ही क्या है, उठे हुए जो ऊंचे तट हैं, जिसे समुद्र भृगु कहा गया है, वही है जो हमारा लक्षद्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश, वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हिमनद क्या है, तो हिमनद अथवा जो हिमानी है वो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। छोटे बड़े शैल, रेत व तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेपण हिमनद हिमौड का निर्माण करते हैं।
पवन क्या होता है? पवन होता है हवा। रेगिस्तान में जो पवन है अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अगर हवा आ जाए, पवन आ जाए, तो वो जो है डैमेज पहुंचाती है। रेगिस्तान आप छत्र के आकार के शेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। ठीक है, पवन चलने से रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है पवन। और जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत जो है गिरकर छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाने लगती है, जिसे शेल कहते हैं। क्योंकि जो शेल होता है वो क्या होता है? चट्टान, पहाड़ी। ठीक है, तो इनको बालू डिबा का नाम दिया जाता है। क्योंकि अब एकदम से बहुत तेज़ हवा चली, और हवा चलने से क्या हुआ रेगिस्तान में, क्योंकि जो रेत है वो इतनी हल्की है, वो एक जगह पर टिक नहीं सकती। अब जब हवा चलेगी तो रेत को बहाकर लेकर जाएगी, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस रेत को बहा ले जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर वो रेत इकट्ठी होती जाती है, और इकट्ठे होने की वजह से वो वहाँ पर एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाने लगती हैं। इस छोटी पहाड़ियों को ही बालू डिब्बा कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब जब ये बालू कण बहुत बड़े एरिया में फैल जाते हैं, तो इसे लोएस का नाम दिया जाता है। सबसे पहले जब वो छोटी पहाड़ी बना रही थी तो उसे बालू डिब्बा कहा गया, लेकिन जब वो निक्षेपित हो गई, विस्तृत क्षेत्र में फैल गई, तो उस वक्त उसका नाम लोएस, ठीक है, तो उस वक्त उसका नाम लोएस रखा जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा चैप्टर। अगर फिर भी बीच में जैसे ये जो तिरंगे हैं इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी इतनी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।